नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th एनसीईआरटी की हमारी सीरीज इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड में हम एक बहुत ही भारी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और इसकी शुरुआत हम सीधे कहानी से करते हैं। सोचिए, साल 1945 है, जर्मनी। हेलमुथ नाम का एक 11 साल का लड़का है जो अपने बिस्तर में लेटा हुआ है और अपने माता पिता की कुछ बहुत गंभीर बातचीत सुन रहा है। उसके पिता, जो एक जाने माने डॉक्टर थे, वो अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि क्या पूरे परिवार को मार देना चाहिए या फिर उन्हें अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और वो कह रहे थे, अब अलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। ये एक 11 साल के बच्चे के दिमाग पर क्या असर डालेगी। बिल्कुल। और अगले ही दिन वो हेलमुथ को जंगल ले गए, साथ में गाने गाए, घूमे फिरे। वो उनका आखिरी खुशनुमा दिन था। और उसके बाद हेलमुथ के पिता ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली। हेलमुथ को तो बस इतना ही याद है कि उसने अपने पिता की खूनी यूनिफॉर्म को घर की अंगीठी में जलते हुए देखा था। इस घटना का उस बच्चे पे इतना गहरा असर हुआ कि अगले 9 सालों तक उसने घर पे खाना खाने से ही मना कर दिया। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर न दे दे। और ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है ना? ये उस डर को दिखाती है जो पूरे जर्मनी में फैल चुका था। हाँ बिल्कुल। हेलमुथ के पिता एक नाजी थे, अडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक। तो यहीं से ये सवाल उठता है कि नाजीवाद आखिर था क्या? बिल्कुल। ये सिर्फ एक दो घटनाएं नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था। दुनिया और राजनीति के बारे में विचारों का एक ढांचा था। स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज। हेलमुथ के पिता ने आत्महत्या क्यों की और उनके डर का आधार क्या था, यही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी का अंत शुरू होता है मई 1945 में। जर्मनी एलाइज के सामने सरेंडर कर देता है। और इससे पहले कि वो पकड़े जाते, हिटलर, उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कोएबल्स और उसके पूरे परिवार ने अप्रैल में ही बर्लिन के बंकर में सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। मतलब उन्हें पता था कि अंत क्या होने वाला है। बिल्कुल। और युद्ध खत्म होने के बाद हिसाब किताब का वक्त आया। न्यूरमबर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाया गया। अच्छा। इसका मकसद था नाजी युद्ध अपराधियों वॉर क्रिमिनल्स पर मुकदमा चलाना। उन पर 3 मुख्य आरोप थे: क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स और सबसे भयानक, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध अपराध। ये सुनने में ही बहुत भारी शब्द लगता है। ये क्या था? वॉर क्राइम से ये अलग कैसे था? ये बहुत जरूरी सवाल है। और यही वो चीज थी जिसने पूरी दुनिया को, आप कह सकती हैं, कि नैतिक और सैद्धांतिक सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध की आड़ में जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर छेड़ा था। जेनोसाइडल वॉर? इसकी जो आंकड़े सामने आए वो तो दिमाग सुन्न कर देने वाले हैं। यूरोप के निर्दोष नागरिकों की सामूहिक हत्या की गई। इसमें 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक, और सिर्फ वही नहीं, और 70,000 वैसे जर्मन नागरिक भी शामिल थे जिन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य माना जाता था। इनके अलावा अनगिनत राजनीतिक विरोधी भी थे। और मारने के तरीके भी ऐसे थे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों को ऑश्विट्स जैसी किलिंग सेंटर्स में गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था। ये कोई आम हत्या नहीं थी। नहीं, ये एक इंडस्ट्रियल स्केल पर किया गया नरसंहार था। एक पूरी मशीनरी इस काम में लगी हुई थी। तो फिर न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल का फैसला क्या आया? इतने बड़े अपराधों के लिए सजा भी तो वैसी होनी चाहिए थी। यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है कहानी में। ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 11 बड़े नाजी नेताओं को मौत की सजा सुनाई। सिर्फ 11? हाँ, सिर्फ 11। कई दूसरों को उम्र कैद हुई। लेकिन ये तो अगर हम नाजियों के अपराधों की क्रूरता देखें, उनका पैमाना देखें, तो ये सजा तो बहुत कम लगती है। बिल्कुल कम लगती है। तो ऐसा क्यों? एलाइज ने इतनी नरमी क्यों बरती? क्योंकि वो वही गलती नहीं दोहराना चाहते थे जो पहले विश्व युद्ध के बाद हुई थी। अच्छा। उस समय हारे हुए जर्मनी पर बहुत ही कठोर, बहुत ही अपमानजनक शर्तें लगाई गई थी। और एलाइज को लगा कि शायद उसी कठोरता की वजह से जर्मनी में बदले की भावना पैदा हुई
और नाजीवाद को पनपने का मौका मिला। अच्छा, मतलब नाजी जर्मनी के उदय की जड़ें, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं पहले विश्व युद्ध के अंत के बाद जर्मनी के अनुभव से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल, ये पूरी कहानी असल में वहीं से शुरू होती है। हम्म। ये समझने के लिए कि हिटलर इतना शक्तिशाली कैसे बना और जर्मनी के लोगों ने उसका साथ क्यों दिया, हमें समय में थोड़ा और पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुआ क्या था। मतलब वो क्या अनुभव था? हाँ, वो अनुभव क्या था जिसने एक पूरी पीढ़ी को नफरत और बदले की आग में झोंक दिया। तो वो अनुभव क्या था? हाँ। और कैसे उसने हिटलर के उदय की जमीन तैयार की? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। ठीक है, तो अब हम वाइमर रिपब्लिक के जन्म पर चर्चा करेंगे। सोचिए, एक बड़ा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर I खत्म हुआ है। जर्मनी जो एक समय में यूरोप का पावर हाउस था, वो हार चुका है। राजा देश छोड़कर जा चुका है। हर तरफ बस तबाही और कंफ्यूजन का माहौल है। और इसी राख से एक नई उम्मीद का जन्म होता है, एक डेमोक्रेसी, एक गणतंत्र। बिल्कुल, और ये कोई मामूली डेमोक्रेसी नहीं थी। इसे वाइमर शहर में बनाया गया, इसलिए इसका नाम वाइमर रिपब्लिक पड़ा। इसका जो संविधान था वो बहुत प्रोग्रेसिव था। अच्छा। हाँ, मतलब एक फेडरल स्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात, सभी वयस्कों को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी बराबर वोटिंग का अधिकार दिया गया। ये उस जमाने के लिए एक बहुत ही मॉडर्न सोच थी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट हो, हार के बाद एक नई शानदार शुरुआत। लेकिन असल कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। ये रिपब्लिक, जिसे जर्मनी के भविष्य की उम्मीद होना चाहिए था, उसे अपने ही लोगों ने पसंद नहीं किया। इसकी नींव ही कमजोर थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी वो शर्तें जो उस पर थोपी गई थीं। हाँ, और वो बोझ था वर्साई की संधि का, ट्रीटी ऑफ वर्साई का। ये सिर्फ एक शांति समझौता नहीं था, ये जर्मनी के लिए एक राष्ट्रीय अपमान था, एक नेशनल ह्यूमिलिएशन। इस संधि की शर्तें बहुत ज्यादा कठोर थीं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके परिवार में किसी बड़े ने कोई बहुत बड़ी गलती की और उसका हर्जाना आपको अपनी पूरी जिंदगी चुकाना पड़ रहा है। सही बात है। वाइमर रिपब्लिक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसे पुराने साम्राज्य के पापों की कीमत चुकानी पड़ रही थी, और वो कीमत थी वर्साई की संधि। कितनी कठोर थी शर्तें, चलिए गिनते हैं। जर्मनी ने अपनी सारी विदेशी कॉलोनियां खो दी, अपनी 10% आबादी और 13% जमीन गंवा दी। सोचिए, देश का एक बड़ा हिस्सा रातों रात दूसरे देशों का हो गया। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया। बाप रे! और सिर्फ जमीन ही नहीं, रिसोर्सेज भी गए। जर्मनी का 75% लोहा और 26% कोयला भी छीन लिया गया। 75% लोहा? हाँ, ये किसी भी देश की इकोनॉमी की, आप सोचिए, रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अलावा उसकी सेना को बहुत कमजोर कर दिया गया, डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया। और सबसे चुभने वाली बात थी वॉर गिल्ट क्लॉज। हाँ, ये सबसे ज्यादा अपमानजनक था। मतलब पूरे युद्ध और उससे हुए नुकसान के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, और जुर्माने के तौर पर उसे 6 बिलियन पाउंड का मुआवजा, कॉम्पेंसेशन, देने के लिए मजबूर किया गया। इसी वजह से जो लोग इस नई डेमोक्रेसी का समर्थन कर रहे थे, जैसे सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, उन्हें देश के पुराने राष्ट्रवादी खेमे के लोग मजाक में नवंबर के अपराधी या नवंबर क्रिमिनल्स कहने लगे। अच्छा, नवंबर क्रिमिनल्स। हाँ, उनके हिसाब से इन लोगों ने जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा था और इस अपमानजनक संधि को स्वीकार किया था। ये मानसिकता, ये नैरेटिव आगे चलकर जर्मनी की राजनीति पर बहुत गहरा असर डालने वाला था। और युद्ध का असर सिर्फ जमीन और पैसों पर नहीं होता है ना, वो लोगों की सोच बदल देता है। पहले विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक निशान छोड़ा। एक बड़ा बदलाव यह आया कि समाज में सैनिकों को आम नागरिकों से ऊपर देखा जाने लगा। राजनेता और मीडिया सब इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, एग्रेसिव, मजबूत और मर्दाना, मतलब मैस्कुलिन होना चाहिए। मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को बहुत ग्लोरीफाई किया, जैसे सैनिक वहां कोई एडवेंचर कर रहे हो। हाँ, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। सोचिए, आप एक खाई में फंसे हैं जहां लाशों को खाने वाले चूहे घूम रहे हैं, जहरीली गैस का हमला हो रहा है और दुश्मन की गोलाबारी में आपके साथी एक एक करके मर रहे हैं। बहुत ही दयनीय हालत थी।
और यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि इस आक्रामक युद्ध प्रचार, वॉर प्रोपेगेंडा और राष्ट्रीय सम्मान, नेशनल ऑनर की भावना ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां लोगों को डेमोक्रेसी जैसी चीजें कमजोर लगने लगी। अच्छा। उन्हें लगा कि देश को बचाने के लिए एक मजबूत तानाशाही वाला नेता चाहिए। डेमोक्रेसी एक नया और क्या कहते हैं नाजुक विचार था जो युद्ध के बाद की अस्थिरता को झेल नहीं पाया। यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वाइमर रिपब्लिक का जन्म ही एक भूकंप के बीच हुआ था। एक तरफ ये नई डेमोक्रेसी बन रही थी और दूसरी तरफ स्पार्टैकस लीग नाम का एक ग्रुप। हाँ, वो रूस की बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर विद्रोह कर रहा था। बिल्कुल। बर्लिन की सड़कों पर मजदूरों और नाविकों की सोवियत स्टाइल काउंसिल बन गई थी। माहौल पूरी तरह से गर्म था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए वाइमर रिपब्लिक ने फ्री कोर नाम के एक संगठन की मदद ली। और ये फ्री कोर कौन थे? ये युद्ध से लौटे पुराने सैनिक थे, कट्टर राष्ट्रवादी। और इसका नतीजा क्या हुआ? स्पार्टैकिस्टों ने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बना ली और वो सोशलिस्टों के पक्के दुश्मन बन गए। हाँ, और ये दोनों ग्रुप कभी एक नहीं हो पाए, जिसका सीधा फायदा बाद में हिटलर को मिला। कमाल है। इस राजनीतिक उथल-पुथल को 1923 के आर्थिक संकट ने और हवा दे दी। जर्मनी ने युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था और अब उसे हर्जाना भी सोने में चुकाना था। जब जर्मनी ने 1923 में पैसे देने से मना कर दिया, तो फ्रांस ने बदला लेने के लिए उसके मुख्य औद्योगिक इलाके रूहर पर कब्जा कर लिया। रूहर, जो उनका इंडस्ट्रियल हार्टलैंड था। बिल्कुल, ताकि वहां से अपना कोयला ले सके। जर्मनी ने इसका जवाब दिया पैसिव रेजिस्टेंस से और अंधाधुंध कागजी नोट छापने शुरू कर दिए। हाँ, और ये बहुत बड़ी गलती थी। इसका नतीजा हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी की करेंसी मार्क की वैल्यू मिट्टी में मिल गई। इसके जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर 24,000 मार्क का था। 24,000। और जुलाई तक सिर्फ 3 महीने में ये 5,53,000 हो गया। 3,53,000। और दिसंबर आते आते तो ये खरबों में पहुंच गया। कीमतें आसमान छूने लगी। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं। दुनिया भर में ऐसी तस्वीरें छपी जिनमें जर्मन लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए ठेलों में नोट भरकर ले जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। इस संकट से जर्मनी को निकालने के लिए आखिरकार अमेरिकियों ने डॉस प्लान के जरिए मदद की। तो 1924 से 1928 तक थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन ये रेत पर बने महल जैसी थी। बिल्कुल। जर्मनी की पूरी रिकवरी अमेरिका से मिले शॉर्ट टर्म लोन पर टिकी थी। हाँ, और 1929 में जब अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ तो ये सहारा भी छिन गया। इसे ही द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन या महामंदी कहते हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ, लेकिन सबसे बुरी मार जर्मनी पर पड़ी। 1932 तक जर्मनी का औद्योगिक प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1929 के मुकाबले सिर्फ 40% रह गया था। 40%? हाँ, सिर्फ 40। हालत ये हो गई कि 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। सड़कों पर लोग गले में तख्ती लटकाए घूमते थे जिस पर लिखा होता था, कोई भी काम करने को तैयार हूं। हाँ। नौजवान या तो ताश खेलते रहते या जुर्म की दुनिया में चले जाते। हर तरफ गहरी निराशा का माहौल था। और इस संकट ने समाज के हर तबके को तोड़कर रख दिया। मिडिल क्लास जो सैलरी पर जीते थे या पेंशनर्स थे, उनकी सारी बचत रातों रात खत्म हो गई। सब जीरो। छोटे दुकानदार और व्यापारी बर्बाद हो गए। उन्हें डर सताने लगा प्रोलेटेरियनाइजेशन का। ये क्या होता है? मतलब कहीं वो मजदूर वर्ग के लेवल पर ना आ जाएं या उससे भी बदतर बेरोजगार ना हो जाएं। ये एक सामाजिक गिरावट का डर था। अच्छा। किसानों की फसल के दाम गिर गए। महिलाएं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी। तो इसका मतलब क्या है? क्या सारी गलती बाहरी हालातों की थी या सिस्टम में भी कुछ बड़ी खामियां थी? नहीं, सिस्टम में भी कुछ बड़ी मतलब इनहेरेंट डिफेक्ट्स, जन्मजात कमियां थी। क्या थी वो? पहली थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? हाँ, इसका मतलब था कि किसी एक पार्टी के लिए बहुमत, मेजॉरिटी हासिल करना लगभग नामुमकिन था। हमेशा गठबंधन मतलब कोalition की सरकारें बनती थी जो स्थिर नहीं होती थी। जैसे हमारे यहाँ कई बार होता है खिचड़ी सरकार जो कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल। और दूसरी और शायद सबसे खतरनाक कमी थी आर्टिकल 48। आर्टिकल 48? ये क्या था? ये प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने, नागरिक अधिकार छीनने और अध्यादेश मतलब डिक्री के जरिए राज करने की असीमित शक्ति देता था।
बाप रे, तो बहुत खतरनाक है। हाँ, वाइमर रिपब्लिक की छोटी सी जिंदगी में 20 अलग-अलग सरकारें बनी, जिनकी औसत उम्र सिर्फ 239 दिन थी। सोचिए 8 महीने से भी कम। आर्टिकल 48 का भी खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन कोई भी संकट को संभाल नहीं पाया। सही बात है। लोगों का डेमोक्रेटिक सिस्टम से भरोसा ही उड़ गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई समाधान नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो एक तरफ आर्थिक तबाही, सामाजिक निराशा, और दूसरी तरफ एक राजनीतिक सिस्टम जो खुद ही कमजोर और अस्थिर था। ये एक ऐसा माहौल था जहां लोग किसी चमत्कार या किसी मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें इन सब मुसीबतों से बाहर निकाले। और इसी माहौल ने निराशा की इसी उपजाऊ जमीन पर एक नई और बहुत ही खतरनाक विचारधारा के लिए जमीन तैयार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम हिटलर की सत्ता में आने की कहानी पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारे सामने जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज मतलब सब कुछ एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। हाँ, और यही वो जमीन थी, आप कह सकते हैं, जिस पर हिटलर की तानाशाही की फसल उगी। सही बात है। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव या कोई भी इतना बड़ा फिगर वो वैक्यूम में पैदा नहीं होता। नहीं। हालात उसे एक मौका देते हैं, और हिटलर ने उस मौके को आप कह सकते हैं दोनों हाथों से पकड़ा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये हिटलर था कौन? मतलब 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। हाँ, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में भी नहीं। गरीबी में पला बड़ा एक नाकामयाब आर्टिस्ट था। बिल्कुल। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फौज में भर्ती हो गया। एक आम सैनिक, एक मैसेंजर का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए कुछ मेडल भी जीते। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था। कुछ भी नहीं, लेकिन उसके अंदर एक जख्म जरूर था। अच्छा। रख दिया था। और फिर जो वर्साई की संधि हुई, तो वर्साई ट्रीटी, हाँ, उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। उसे लगा कि जर्मनी के साथ धोखा हुआ है, उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। और ये सिर्फ उसकी पर्सनल फीलिंग नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो की पॉइंट है। ये उस दौर के लाखों जर्मन लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन चुकी थी, एक सामूहिक अपमान की भावना। तो इसी गुस्से और अपमान की आग के साथ 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी। हाँ, और फिर कुछ ही वक्त में अपनी भाषणबाजी के दम पर उसने पूरा संगठन ही अपने हाथ में ले लिया। और उसका नाम भी बदल दिया। नाम बदल कर रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम आज नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। आज हम सोचते हैं कि हिटलर आया और छा गया, पर ऐसा नहीं था। नहीं, शुरुआत में वो बुरी तरह फेल हुआ। 1923 में उसने बवेरिया की सरकार पर कब्जा करके बर्लिन तक मार्च करने का प्लान बनाया। एक तरह का कू करने की कोशिश की। हाँ, एक तख्ता पलट। लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। वो नाकाम रहा। उसे गिरफ्तार किया गया, देशद्रोहों का मुकदमा चला, और फिर कुछ ही महीनों में उसे छोड़ भी दिया गया। एक मिनट, तो मतलब 1928 में इस घटना के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तो नाजी पार्टी को 3% से भी कम वोट मिले थे। 2.6%। जर्मन संसद, जिसे राइक्सटाग कहते हैं, उसमें 100 में से 3 लोग भी नहीं थे उनके। ये तो आज की राजनीति में एक मजाक जैसा लगता है। तो फिर सिर्फ 4 साल में ऐसा क्या जादू हुआ कि वही पार्टी देश की सबसे बड़ी ताकत बन गई? ये कैसे हुआ? जादू नहीं, एक आपदा हुई। ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने नाजी जैसे रैडिकल विचारों के लिए दरवाजे खोल दिए। अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। और खासकर जर्मनी पर। हाँ, क्योंकि जर्मनी अमेरिकी कर्जों पर चल रहा था। रातों रात बैंक दिवालिया हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मतलब एक पूरी पीढ़ी का सपना टूट गया। मिडिल क्लास, जिसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंकों में रखी थी, वो सड़क पर आ गया। भूखमरी का डर सामने खड़ा था। आप सोचिए, आज अगर ऐसा हो जाए कि आपका बैंक अकाउंट 0 हो जाए और आपकी नौकरी चली जाए, मतलब जैसे नोटबंदी के बाद जो एक पैनिक था, उसका 100 गुना ज्यादा। समाज में कैसी बेचैनी और गुस्सा फैलेगा। बिल्कुल। और ऐसे ही निराशा और डर के माहौल में नाजी प्रोपेगेंडा एक उम्मीद की किरण बनकर आया। जब सिस्टम पर से आपका भरोसा उड़ जाता है तो आप किसी ऐसे इंसान की तरफ देखते हैं जो सिस्टम को तोड़ने का वादा कर रहा हो। नाजियों ने लोगों को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया। और नतीजा 1928 में 2.6% वोट और 1932 तक 37%। 37% वोटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी। ये उछाल मतलब हैरान करने वाला है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। लोग स्थिरता के लिए अपनी आजादी तक दांव पर लगा देते हैं। बिल्कुल। सब कहते हैं कि हिटलर एक बहुत शक्तिशाली वक्ता था। उसके भाषणों में ऐसा क्या था जो लोगों के सिर चढ़कर बोलता था?
देखिए, वो सिर्फ वादे नहीं कर रहा था, वो लोगों के जख्मों को सहला रहा था। उसके वादे बहुत सोचे समझे होते थे। जैसे? जब उसने कहा हम एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, तो वो उस देश की टूटी हुई मर्दानगी को आवाज दे रहा था। अच्छा। वर्साय संधि को खत्म करेंगे कहना सिर्फ एक राजनीतिक वादा नहीं था, ये एक पर्सनल अपमान का बदला लेने जैसा था जो हर जर्मन महसूस कर रहा था। तो नौकरी का नहीं बल्कि स्वाभिमान का सपना बेच रहा था। एग्जैक्टली। उसने बेरोजगारों से कहा कि उन्हें काम मिलेगा, युवाओं से कहा कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा, और सबसे कहा कि जर्मनी के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वही बातें जो लोग सुनना चाहते थे। और उसने राजनीति का एक नया स्टाइल ही बना दिया था, एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर। बिल्कुल सही शब्द है, पॉलिटिकल थिएटर। वो जानता था कि लोगों को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि स्पेक्टिकल से जीता जा सकता है। नाजियों की रैलियां। हाँ, वो सिर्फ जनसभाएं नहीं होती थी, वो एक सुनियोजित प्रदर्शन होता था। न्यूरमबर्ग रैली की तस्वीरें देखें। देखिए, हजारों लोग एक अनुशासन में खड़े हैं, स्वास्तिक वाले लाल झंडे लहरा रहे हैं, रात में मशालों की रोशनी। ये सब कुछ लोगों के दिमाग पर एक गहरा असर डालने के लिए डिजाइन किया गया ये था। ताकत का प्रदर्शन था। हाँ, जो लोगों को ये यकीन दिलाता था कि यही वो ताकत है जो जर्मनी को संकट से निकाल सकती है। वो नाजी सल्यूट, भाषणों के बाद एक हास लय में बजने वाली तालियां, ये सब लोगों को एक बड़ी पहचान का हिस्सा महसूस कराने के लिए था कि आप अब सिर्फ एक अकेले बेरोजगार इंसान नहीं हैं, आप एक महान आंदोलन का हिस्सा हैं। और इस पूरे थिएटर का मुख्य किरदार था हिटलर। हाँ, नाजी प्रोपेगेंडा ने उसे एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया, एक ऐसा लीडर जो जर्मनी को उसकी तकलीफों से निकालने के लिए ही पैदा हुआ है। और ये छवि उन लोगों के मन में घर कर गई जिनका स्वाभिमान टूट चुका था और जो हर तरफ से निराश थे। और फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 1933। हाँ, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद ऑफर कर दिया। उन्हें और दूसरे कंजर्वेटिव नेताओं को लगा कि वो हिटलर को इस्तेमाल करके अपना एजेंडा पूरा कर लेंगे और उसे कंट्रोल में रखेंगे। कितनी बड़ी गलतफहमी थी ये। बहुत बड़ी। सत्ता हाथ में आते ही हिटलर ने सबसे पहले लोकतंत्र की जड़ों पर हमला किया। इसकी शुरुआत एक रहस्यमयी घटना से हुई। 1 महीने के अंदर ही, फरवरी में, जर्मनी संसद की इमारत राइक्सटाग में आग लग गई। हाँ, और नाजियों ने तुरंत इसका इल्जाम अपने सबसे बड़े दुश्मन कम्युनिस्टों पर डाल दिया। और इस आग को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया गया। वाइमर संविधान से मिले सारे नागरिक अधिकार छीन लिए। मतलब बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, इकट्ठा होने की आजादी, सब कुछ एक झटके में खत्म। सोचिए, रातों रात आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। पुलिस किसी को भी बिना वजह गिरफ्तार कर सकती है। और इसके बाद कम्युनिस्टों पर जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ। हजारों को गिरफ्तार करके नए बने कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया। डुसेल्डॉर्फ जैसे एक छोटे से शहर में हुई 6,808 गिरफ्तारियों में से 1,440 अकेले कम्युनिस्टों की थीं। ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, और इसके ठीक बाद 3 मार्च 1933 को कुख्यात इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। इस एक्ट ने तो तानाशाही पर कानूनी मोहर लगा दी। सही कहा। इसका मतलब था कि अब हिटलर और उसकी कैबिनेट बिना संसद की मंजूरी के कानून बना सकती थी। लोकतंत्र का जो आखिरी खंभा यानी संसद बचा था। ट्रेड यूनियनों पर बैन लगा दिया गया। मीडिया, सेना, अदालतें, अर्थव्यवस्था, हर चीज पर राज्य का पूरा नियंत्रण हो गया। डेमोक्रेसी वॉज डेड कंप्लीटली। तो एक तरफ ये तानाशाही स्थापित हो रही थी और दूसरी तरफ समाज पर नियंत्रण रखने के लिए एक डरावना पुलिस तंत्र बनाया जा रहा था। गेस्टापो, एसएस, एसए। ये नाजी आतंक के अलग अलग हाथ थे। रेगुलर पुलिस तो थी ही, उसके अलावा एसए यानी स्टॉर्म ट्रूपर्स जो पार्टी के गुंडे थे। अच्छा। एसएस जो हिटलर की पर्सनल सुरक्षा टुकड़ी थी और बाद में सबसे खूंखार संगठन बनी। और गेस्टापो, खुफिया राज्य पुलिस। हाँ, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इन संगठनों को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई, मतलब कानून से ऊपर उठकर काम करने की शक्ति। तो अब किसी को भी गेस्टापो के टॉर्चर चेंबर में ले जाया जा सकता था, बिना किसी मुकदमे के कंसंट्रेशन कैंप भेजा जा सकता था। पुलिस को पूरी तरह से इम्प्यूनिटी मिल गई थी, मतलब दंड से मुक्ति। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी था जो उस वक्त ज्यादातर जर्मन लोगों को दिख रहा था, और वो था आर्थिक सुधार। हाँ, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री ह्याल्मार शाख्त को दी। उन्होंने सरकारी खर्चे पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसका लक्ष्य था फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। जर्मनी के मशहूर सुपर हाईवे ऑटोबान और लोगों की कार फॉक्सवैगन,
ये सब उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। तो ये सिर्फ सड़कें और कारें नहीं थीं, ये एक तरह से नाजीवाद का चलता फिरता विज्ञापन बन गए थे। बिल्कुल, हर किलोमीटर बनता हुआ ऑटोबान बेरोजगारी पर एक जीत की तरह पेश किया गया, और फोक्सवैगन वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो इस बात का प्रतीक थी कि नाजी राज में एक आम आदमी भी वो चीजें हासिल कर सकता है जो पहले सिर्फ अमीरों के लिए थी। जैसा कि एक पोस्टर में दिखाया गया है, दायन फॉक्सवैगन, यानी तुम्हारी फॉक्सवैगन। हाँ, ये सीधे तौर पे लोगों की जिंदगी में दिखने वाला अच्छा दिन था, जिसने उन्हें शासन की क्रूरता को नजरअंदाज करने पे मजबूर कर दिया। विदेश नीति में भी हिटलर को एक के बाद एक सफलता मिल रही थी। 1933 में लीग ऑफ नेशंस से बाहर, 1936 में राइनलैंड पर फिर से कब्जा, 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया। नारा था, एक लोग, एक साम्राज्य और एक नेता। लोगों को तो लग रहा होगा कि यही वो लीडर है जो जर्मनी का खोया सम्मान वापस ला रहा है। हाँ, और उसे इंग्लैंड जैसे देशों का मौन समर्थन भी मिल रहा था, जिन्हें लगता था कि वर्साई की संधि वाकई में जर्मनी के साथ अन्याय थी। तो पहले आर्थिक सुधार, फिर विदेश नीति में सफलता, इन सब ने हिटलर को एक करिश्माई नेता बना दिया। उसकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लेकिन वो यही नहीं रुका। शाक्त जैसे अर्थशास्त्री ने उसे चेताया कि हथियारों पर इतना पैसा खर्च मत करो, पर देश का खजाना खाली हो जाएगा। पर हिटलर का प्लान कुछ और ही था। शाक्त को जाना पड़ा, रास्ता चुना। उसका मानना था कि जर्मनी को लिविंग स्पेस, यानी रहने की जगह और संसाधनों की जरूरत है, और वो सिर्फ दूसरे देशों पर कब्जा करके ही मिल सकता है। और इसी सोच के साथ सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। फ्रांस और इंग्लैंड भी युद्ध में कूद पड़े। सितंबर 1940 तक जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हो चुकी थी। 1940 के अंत तक हिटलर अपनी शक्ति के शिखर पर था। यूरोप का एक बड़ा हिस्सा उसके नक्शे में आ चुका था। हाँ, और अब उसका अगला लक्ष्य था पूर्वी यूरोप, जिसे जीतकर वो जर्मन लोगों के लिए अनाज और रहने की जगह सुनिश्चित करना चाहता था। और यहीं उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की, है ना? बिल्कुल, सोवियत संघ पर हमला। जून 1941। ये एक ऐतिहासिक भूल थी। इस एक कदम ने जर्मनी को 2 मोर्चों पर युद्ध में फंसा दिया, अ 2 फ्रंट वॉर, जो किसी भी सैन्य रणनीतिकार का सबसे बुरा सपना होता है। एकदम पश्चिमी मोर्चे पर ब्रिटिश हवाई बमबारी हो रही थी, और पूर्वी मोर्चे पर अब सोवियत संघ की विशाल लाल सेना खड़ी थी। और स्टालिनग्राड की लड़ाई में सोवियत सेना ने जर्मन आर्मी को वो हार दी जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। उसी दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके सोए हुए शेर, यानी अमेरिका, को जगा दिया। हाँ, अब युद्ध का अंत निश्चित हो चुका था। अमेरिका की औद्योगिक ताकत और सोवियत संघ की मैन पावर के सामने नाजी जर्मनी टिक नहीं सका। आखिरकार मई 1945 में बर्लिन के अपने बंकर में हिटलर की आत्महत्या, और जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो अंत में ये कहानी सिर्फ एक तानाशाही की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज के टूटने और फिर एक खतरनाक भ्रम के पीछे एकजुट हो जाने की है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब आर्थिक संकट और राष्ट्रीय अपमान एक साथ मिलते हैं तो लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि तानाशाही दरवाजे तोड़कर नहीं आती, वो तब आती है जब लोग खुद ही उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज नाजी जर्मनी की उस दुनिया में चलते हैं जहां एक पूरी पीढ़ी की सोच को ही बदल दिया गया था। हाँ, और हम अक्सर लड़ाइयों और बड़े-बड़े आंकड़ों की बात करते हैं। राइट। लेकिन आज हम उस बुनियाद को, उस फाउंडेशन को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर ये सब टिका था। हिटलर की विश्व दृष्टि और नाजी विचारधारा। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक आइडिया, एक सोच पूरे देश के सॉफ्टवेयर को ही बदल सकती है। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नाजियों ने जो किया वो कुछ मुट्ठी भर बुरे लोगों का काम नहीं था। अच्छा। ऐसा नहीं था कि कुछ लोग बदशैतान थे, नहीं, ये एक सोची समझी व्यवस्था, एक सिस्टम और एक विश्वास का नतीजा था। तो आज हम इसी सिस्टम को डिकोड करेंगे। ये विचारधारा बनी कैसे, इसके मेन पिलर्स क्या थे, और फिर सबसे जरूरी, इसे जमीन पर कैसे उतारा गया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो नाजी विचारधारा का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा था लोगों के बीच कोई बराबरी नहीं है। नो इक्वालिटी। हाँ, मतलब जिस डेमोक्रेसी और बराबरी की बात हम आज करते हैं, नाजी सोच ठीक उसके ऑपोजिट थी। उन्होंने एक रेशियल हायरार्की बनाई। रेशियल हायरार्की? हाँ, मतलब नस्लों की एक सीढ़ी। हाँ बिल्कुल। सोचिए,
समाज को एक पिरामिड की तरह देखा गया और इस पिरामिड में सबसे ऊपर टॉप पर कौन? सुनहरे बालों वाले, नीली आंखों वाले? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। इन्हें सबसे शुद्ध, सबसे बेहतर नस्ल माना गया। और इस पिरामिड में सबसे नीचे? यहूदियों को रखा गया और उन्हें सिर्फ नीचा नहीं माना गया, उन्हें एंटी रेस का दर्जा दिया गया। एंटी रेस? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो आर्यंस के सबसे बड़े दुश्मन है। एक ऐसी नस्ल जो आर्यंस की महानता के लिए एक खतरा है, और बाकी सब जिन्हें वो रंगीन लोग कहते थे, उन्हें उनके स्किन कलर और फीचर्स के आधार पर बीच में कहीं एडजस्ट कर दिया गया। हाँ। पर ये विचार आया कहाँ से? मतलब हिटलर ने ये सब खुद सोचा? नहीं, एक्चुअली ये विचार हवा में नहीं थे। वो दो विचारकों से बहुत प्रभावित था, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। हाँ। डार्विन एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन। हाँ। लेकिन डार्विन ने ये पौधों और जानवरों के लिए कहा था, स्पेंसर ने इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया जोड़ा। राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। डार्विन ने कभी नहीं कहा कि इंसानों को इस नेचुरल प्रोसेस में दखल देना चाहिए। अच्छा। कि ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए। लेकिन नाजियों ने इस साइंटिफिक थियोरी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया। उन्होंने इसे इंसानी समाज पर जबरदस्ती लागू कर दिया। तो उनका तर्क क्या था? बहुत सिंपल, जो नस्ल सबसे मजबूत है वही जिंदा रहेगी और दुनिया पर राज करेगी, और उनके हिसाब से वो आर्यन नस्ल थी। मतलब एक वैज्ञानिक सिद्धांत का इतना खतरनाक पॉलिटिकल मिसयूज? बिल्कुल। और इसी सोच का दूसरा बड़ा पहलू था लेबेंसरोम का कॉन्सेप्ट। लेबेंसराउम माने लिविंग स्पेस, बथाकनी का जगह। हाँ, हिटलर का मानना था कि महान जर्मन राष्ट्र को फैलने के लिए और जमीन चाहिए और ज्यादा संसाधन चाहिए। तो ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था। अहम हिस्सा। मकसद था जर्मनी की सीमाओं को पूरब की ओर बढ़ाना, ताकि सारे जर्मन एक ही जगह पर इकट्ठे हो सकें। और इस खतरनाक प्लान के लिए पोलैंड को एक तरह की प्रयोगशाला बनाया गया। तो ये थी वो खतरनाक आइडियोलॉजी। अब सवाल ये है कि जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो ऐसी सोच को हकीकत में कैसे बदलते हैं? सत्ता में आते ही उन्होंने शुद्ध जर्मनों की एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी बनाने का काम शुरू कर दिया। इसका मतलब? इसका मतलब था उन सभी को रास्ते से हटाना जिन्हें वे अवांछनीय, अनडिजायरेबल मानते थे। हाँ, और ये अनडिजायरेबल की लिस्ट बहुत लंबी थी। इसमें कौन कौन थे? सिर्फ यहूदी? नहीं, सबसे पहले तो वो जर्मन ही थे जो उनके हिसाब से मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर थे। अपने ही लोग? हाँ, यूथेनेसिया प्रोग्राम के तहत उन्हें मार दिया गया। फिर जिप्सी, अश्वेत लोग, और यहाँ तक कि रूस और पोलैंड के लोगों को सब ह्यूमन यानी इंसान से कमतर समझा गया। सब ह्यूमन? हाँ, और जब जर्मनी ने इन देशों पर कब्जा किया तो वहाँ के लोगों को गुलाम मजदूर, स्लेव लेबर बना लिया गया। उनसे इतना काम लिया जाता था कि कई तो भूख और थकावट से ही मर गए। लेकिन सबसे भयानक निशाना तो यहूदी बने। हाँ, सबसे ज्यादा। सदियों से यूरोप में उनके खिलाफ नफरत तो थी ही, उन्हें ईसा मसीह का कातिल और सूदखोर कहा जाता था। पर हिटलर की नफरत सिर्फ धार्मिक तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं, उसकी नफरत नस्लीय थी, स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज पर बेस थी। उसका मानना था कि यहूदी धर्म बदल भी लें तो भी उनकी नस्ल खराब है। और इसका समाधान? एक ही समाधान था, उनका संपूर्ण विनाश, टोटल एलिमिनेशन। और ये सब एक रात में तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे कदम दर कदम किया गया। इसे 3 स्टेजेस में समझा जा सकता है। ओके, पहला स्टेज था बहिष्कार, एक्सक्लूजन, 1933 से 1939 तक। नारा था, तुम्हें हमारे बीच नागरिक बनकर रहने का कोई हक नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? 1935 में न्यूरेमबर्ग कानून लाए गए। इन कानूनों ने यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली, जर्मनों से उनकी शादी पर रोक लगा दी, उनके कारोबार तबाह कर दिए, सरकारी नौकरियों से निकाल दिया। एक झटके में अपने ही देश में पराया बना दिया गया। बिल्कुल। फिर दूसरा स्टेज था घेटो बनाना, गेटोइजेशन, 1940 से 1944 तक। अब नारा बदल गया होगा? हाँ, अब नारा था, तुम्हें हमारे बीच रहने का ही कोई हक नहीं है। उन्हें पीले रंग का सितारा पहनने पर मजबूर किया गया ताकि उनकी अलग से पहचान हो सके। और फिर उन्हें शहरों के कुछ हिस्सों में, जिन्हें घेटो कहते थे, कैद कर दिया गया। ये जगहें भूख, बीमारी और मौत का दूसरा नाम थी। और फिर आया तीसरा और आखिरी स्टेज। हाँ, सर्वनाश,
एनिहिलेशन, 1941 के बाद। अब नारा था, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, युद्ध की आड़ में। युद्ध की आड़ में पूरे यूरोप से यहूदियों को मालगाड़ियों में जानवरों की तरह भरकर पोलैंड में बने मौत के कारखानों में लाया गया। ऑश्विट्ज़, ट्रेब्लिंका जैसी जगहों पर गैस चैम्बरों में उन्हें साइंटिफिकली एक इंडस्ट्रियल स्केल पर मारा गया। जो तस्वीरें हम देखते हैं, कपड़ों का ढेर, जूतों का पहाड़, वो इसी की गवाही देते हैं। हाँ, उसी योजनाबद्ध नरसंहार की। ये तो थी विचारधारा और उसे लागू करने की भयानक मशीनरी। ठीक है, अब हम नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति पर चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि किसी भी विचारधारा को अगर लंबे समय तक चलाना है तो उसे अगली पीढ़ी के दिमाग में डालना सबसे जरूरी होता है। और नाजियों ने ये कैसे किया? ये उनके प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा था। हिटलर साफ तौर पर कहता था, जब एक विपक्षी कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तो मैं शांति से कहता हूं तुम्हारा बच्चा पहले से ही हमारा है। ओह, नाजियों का मानना था कि एक मजबूत नाजी समाज बनाने के लिए बच्चों पर टोटल कंट्रोल जरूरी है। मतलब स्कूल से लेकर घर तक हर जगह एंड टू एंड इंडोक्ट्रिनेशन। एग्जैक्टली। इसकी शुरुआत स्कूलों से हुई। सबसे पहले तो स्कूलों को साफ किया गया। साफ किया गया मतलब? जो भी शिक्षक यहूदी थे या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय, पॉलिटिकली अनरिलायबल माने जाते थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और बच्चों का क्या हुआ? बच्चे, चाहे वो जर्मन हो या यहूदी, उन्हें अलग अलग बिठाया जाने लगा और फिर बाद में यहूदी बच्चों को स्कूलों से पूरी तरह निकाल ही दिया गया। और फिर उन्हें गैस चेम्बरों में भेज दिया गया। माय गॉड। और जो जर्मन बच्चे बचे, उनके करिकुलम का क्या हुआ? उनकी किताबों में क्या पढ़ाया जाने लगा? पूरा करिकुलम ही बदल दिया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखा गया। एक नया सब्जेक्ट शुरू किया गया, रेशियल साइंस। रेशियल साइंस? हाँ, इसमें नाजी नस्लीय सिद्धांतों को जायज ठहराया जाता था। बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे नाक नक्श देखकर यहूदियों को पहचाने। और मैथ्स के सवालों को भी मैंने सुना है। हाँ, मैथ्स की समस्याओं को भी नाजी रंग दे दिया गया। जैसे बच्चों से पूछा जाता था कि अगर विकलांगों पर इतना खर्च हो रहा है तो उतने पैसे में स्वस्थ जर्मन परिवारों के लिए कितने घर बन सकते हैं। ये तो मतलब गणित जैसे न्यूट्रल सब्जेक्ट को भी नफरत फैलाने का टूल बना दिया। बिल्कुल। और खेलकूद, स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल था। स्पोर्ट्स का क्या रोल था? नाजियों का मानना था कि बॉक्सिंग बच्चों को, खासकर लड़कों को, आयरन हार्टेड, मर्दाना और आक्रामक बना सकती है। उन्हें सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाना था, उन्हें एक हिंसक, मजबूत नाजी सैनिक बनाना था। एग्जैक्टली। ये तो हुई स्कूल की बात, लेकिन बच्चों का ज्यादातर वक्त तो स्कूल के बाहर गुजरता है। उसके लिए क्या प्लान था? उसके लिए था हिटलर यूथ। ये एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी। हिटलर यूथ? हाँ, 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब इसमें सिर्फ 1200 सदस्य थे। लेकिन 1932 तक, यानी हिटलर के सत्ता में आने से ठीक पहले, ये संख्या 1,07,000 से ज्यादा हो चुकी थी। और हिटलर के सत्ता में आने के बाद तो इसे कंपल्सरी कर दिया गया होगा। हाँ, धीरे धीरे। पहले तो बाकी सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को या तो बैन कर दिया गया या नाजी पार्टी में मिला लिया गया। फिर आया हिटलर यूथ लॉ ऑफ 1936। और उसने क्या किया? उसने हर आर्यन बच्चे के लिए इसका सदस्य बनना जरूरी कर दिया। 10 साल की उम्र में बच्चों को जंग फोल्क यानी यंग फोक में भर्ती किया जाता था। 10 साल की उम्र में? उस उम्र में तो हम लोग पता नहीं क्रिकेट खेलते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे। और उन्हें युद्ध और आक्रामकता की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और फिर 14 साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की नाजी संस्था में शामिल होना पड़ता था। यहाँ उन्हें युद्ध की पूजा करना, आक्रामकता और हिंसा को ग्लोरीफाई करना, लोकतंत्र की निंदा करना और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों से नफरत करना सिखाया जाता था। हाँ, और एक गहन वैचारिक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल होते थे और फिर उन्हें सेना में सेवा करनी पड़ती थी। तो एक पूरी पाइपलाइन तैयार की गई थी 10 साल की उम्र से लेकर एक वयस्क सैनिक बनने तक। बिल्कुल। ये तो लड़कों की बात हुई। लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था थी? लड़कियों के लिए अलग संगठन था, लीग ऑफ जर्मन मेडन्स। यहाँ लड़कियों को सिखाया जाता था
कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध रक्त वाले आर्यन बच्चों को जन्म देना है, उन्हें नस्लीय शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूरी बनाने। और अपने बच्चों को नाजी मूल्यों में पालने की शिक्षा दी जाती थी। मतलब लड़कों को आक्रामक सैनिक बनना सिखाया जा रहा था और लड़कियों को ऐसी माँ बनना जो भविष्य के सैनिकों को जन्म दें। जेंडर रोल्स को बहुत सख्ती से डिफाइन कर दिया गया था। बिल्कुल। नाजी जर्मनी में माओ और बच्चों के बीच का रिश्ता भी प्रोपेगेंडा का एक टूल था। वो कैसे? जो औरतें ज्यादा नस्ली रूप से वांछनीय बच्चे पैदा करती थीं, उन्हें सम्मानित किया जाता था, उन्हें बेहतर इलाज मिलता था, दुकानों पर रियायतें मिलती थीं और थिएटर टिकट पर भी छूट मिलती थी। एक तरह का इंसेंटिव प्रोग्राम। हाँ, हॉनर क्रॉसेस दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने पर कांस्य, 6 पर चांदी और 8 या उससे ज्यादा पर सोने का क्रॉस मिलता था। लेकिन क्या सभी माएं इस विचारधारा से सहमत थीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो औरतें नाजी विचारधारा से अलग चलती थीं या जिन्हें वे अवांछनीय मानते थे, उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। जैसे? जो औरतें यहूदी, रूसी या पोलिश पुरुषों के संपर्क में आती थीं, उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे, चेहरे काले कर दिए जाते थे और गले में तख्ती लटकाकर उन्हें शहर में घुमाया जाता था, जिस पे लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को कलंकित किया है। ये तो भयावह है। कईयों को जेल भी हुई और उन्होंने अपना नागरिक सम्मान और परिवार हमेशा के लिए खो दिया। मतलब बच्चों को सिर्फ स्कूलों या यूथ कैंप्स में ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी माँ की परवरिश के जरिए भी कंट्रोल किया जा रहा था। बिल्कुल। ये एक 360 डिग्री अप्रोच थी। संदेश साफ था, बच्चे इस नए जर्मनी का भविष्य है और ये भविष्य सिर्फ और सिर्फ नाजी विचारधारा पर आधारित होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? क्या ये पीढ़ी पूरी तरह से नाजी विचारधारा में रंग गई? बड़े पैमाने पर हाँ। उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो सवाल नहीं पूछती थी, जो सिर्फ आदेश का पालन करती थी और जो नफरत को अपना धर्म मानती थी। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यही बच्चे जो हिटलर यूथ में पले बड़े थे, नाजी सेना का सबसे कट्टर और क्रूर हिस्सा बने। उन्हें लड़ने और मरने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया गया था कि फ्यूरर के लिए मरना ही सबसे बड़ी शान है। ये सोचना भी मुश्किल है कि कैसे शिक्षा और बचपन का इस्तेमाल इतनी बड़ी तबाही की नींव रखने के लिए किया जा सकता है। ये एक चेतावनी है। हाँ, और ये दिखाता है कि नफरत सिखाई जा सकती है। ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। इसे किताबों, भाषणों और रोजमर्रा की जिंदगी के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। ये तो थी विचारधारा और उसे लागू करने की भयानक प्रक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आम लोगों और मानवता के विरुद्ध अपराधों पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे हमें नाजी जर्मनी के समाज के अंदर ले जाते हैं। बिल्कुल। मतलब ये समझने के लिए कि कैसे एक पूरी की पूरी पीढ़ी को एक खास विचारधारा में ढाला गया। ये सिर्फ लड़ाई या राजनीति की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन आम लोगों की कहानी है जिनके रोजमर्रा के जीवन को, उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया गया था। एग्जैक्टली। और यहाँ सबसे दिलचस्प, बल्कि मैं कहूँगी सबसे डरावनी बात ये देखने को मिलती है कि ये सब कैसे किया गया। ये सिर्फ बंदूक के जोर पर नहीं हुआ। हाँ, वही तो। इसका एक पूरा सिस्टम था, स्कूलों से लेकर घरों तक और मीडिया के जरिए। आज हम यही देखेंगे कि कैसे बच्चों, औरतों और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके एक ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाई गई जहां नफरत और हिंसा बिल्कुल सामान्य लगने लगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे कच्ची उम्र से, बच्चों से। हिटलर का मानना था कि एक मजबूत नाजी समाज की नींव बच्चों को नाजी विचारधारा सिखाकर ही रखी जा सकती है। बिल्कुल। और इसके लिए स्कूल से बेहतर जगह क्या हो सकती थी? हाँ, स्कूलों पर ही उन्होंने सबसे पहले पूरा कंट्रोल किया। इस प्रोसेस को उन्होंने बड़े अच्छे शब्द दिए, क्लेंस्ड और प्योरिफाइड करना। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन इसका असली मतलब था कि जो टीचर्स यहूदी थे या पॉलिटिकली अनरिलायबल समझे जाते थे, मतलब जो नाजी विचारधारा से सहमत नहीं थे, उन्हें निकाल दिया गया। और बच्चों को भी अलग थलग कर दिया गया। मेरा मतलब जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ पढ़ या खेल नहीं सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर जो अनडिजायरेबल बच्चे थे, जैसे यहूदी, शारीरिक रूप से विकलांग और जिप्सी, उन्हें तो स्कूलों से ही निकाल दिया गया। और अंत में 1940 के दशक में उन्हें गैस चेंबरों में भेज दिया गया। सोचकर भी डर लगता है। और जो गुड जर्मन बच्चे थे, उनकी एक बहुत लंबी, बहुत मेथोडिकल आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग चलती थी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स पूरी तरह से फिर से लिखी गई। मतलब पूरा सिलेबस ही बदल दिया गया। पूरा सिलेबस
रेशियल साइंस जैसा एक नया सब्जेक्ट लाया गया ताकि नस्ल के बारे में जो नाजियों के विचार थे उनको सही ठहराया जा सके, विज्ञान का सहारा लेकर। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि मैथ्स की क्लासेस में भी यहूदियों के बारे में स्टीरियोटाइप्स मजबूत किए जाते थे। हाँ, गणित जैसे सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल नफरत सिखाने के लिए हो रहा था। हमारे पास एक तस्वीर है जिसमें एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पर यहूदी लोगों के कैरिकेचर्स की पहचान कर रहा है। नाक को नंबर 6 जैसा बताया जा रहा है। मतलब गणित का इस्तेमाल भी नफरत के लिए। बच्चों को वफादार, आज्ञाकारी, यहूदियों से नफरत करने वाला और हिटलर की पूजा करने वाला बनाया जा रहा था। बेसिकली अ ब्रेन वॉशिंग एक्सरसाइज। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स का मकसद भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता, एग्रेशन की भावना पैदा करना था। हाँ, हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग बच्चों को आयरन हार्टेड, मजबूत और मर्दाना बना सकती है। और ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं था ना, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए गए थे। बिल्कुल। 10 साल के बच्चों को जंग वॉल्क में शामिल होना पड़ता था और फिर 14 साल की उम्र में सभी लड़कों के लिए नाजी युवा संगठन हिटलर यूथ में शामिल होना जरूरी था। और वहां उन्हें क्या सिखाया जाता था? युद्ध की पूजा करना, हिंसा और आक्रामकता का महिमा मंडन करना, लोकतंत्र की निंदा करना और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों, मतलब जितने भी अवांछनीय लोग थे उनसे नफरत करना। एक और तस्वीर है जिसमें एक यहूदी टीचर और यहूदी छात्रों को स्कूल से निकाला जा रहा है और बाकी बच्चे उन पर हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो तस्वीर दिखाती है कि नफरत को कितना नॉर्मलाइज कर दिया गया था। बच्चों के लिए ये एक खेल जैसा था। इस पूरी ट्रेनिंग के बाद 18 साल की उम्र में उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती थी, फिर सेना में सेवा और फिर किसी नाजी संगठन में सदस्यता। एक पूरा पाइपलाइन तैयार था। रॉबर्ट ले, जो जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख थे, उनका एक कोट भी है। हाँ, बताइए। उन्होंने कहा था, हम तब शुरू करते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। स्कूल, हिटलर यूथ, सैन्य सेवा। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाता है तब भी हम किसी को नहीं छोड़ते। मतलब पूरी जिंदगी स्टेट के कंट्रोल में। पूरी जिंदगी। और एक शपथ भी थी जो बच्चों को लेनी पड़ती थी। इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में, जो हमारे फ्यूरर का प्रतिनिधित्व करता है, मैं अपने देश के उद्धारकर्ता एडोल्फ हिटलर को अपनी सारी ऊर्जा और अपनी शक्ति समर्पित करने की शपथ लेता हूँ। मैं उसके लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। ये तो पूरी तरह से ब्रेन वॉशिंग है। बिल्कुल। तो लड़कों को तो स्टील हार्टेड बनाया जा रहा था, लेकिन लड़कियों और महिलाओं का क्या? समाज में उनकी क्या जगह थी? नाजी जर्मनी में बच्चों को बार बार बताया जाता था कि औरतें मर्दों से मौलिक रूप से अलग हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की लड़ाई को गलत बताया गया। मतलब इक्वल राइट्स जैसी बातों को एक खतरे की तरह देखा गया। हाँ, कहा गया कि इससे समाज नष्ट हो जाएगा। तो अगर लड़कों को आक्रामक और मर्दाना बनना सिखाया गया, तो लड़कियों को क्या बताया गया? उन्हें बताया गया कि उन्हें अच्छी माँ बनना है और प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों का पालन पोषण करना है। उनका काम था नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूरी बनाना, घर की देखभाल करना और बच्चों को नाजी मूल्य सिखाना। हिटलर ने 1933 में कहा भी था कि मेरे राज्य में माँ सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त थी। सभी माताओं के साथ समान व्यवहार नहीं होता था। जो महिलाएं नस्लीय रूप से अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था। और जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें इनाम मिलता था। हाँ, उन्हें पुरस्कार मिलता था। अस्पतालों में विशेष सुविधाएं, दुकानों, थिएटर टिकटों और रेलवे किराए में रियायतें दी जाती थीं। अच्छा। और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए ऑनर क्रॉसेस दिए जाते थे। 4 बच्चों के लिए कांस्य क्रॉस, 6 के लिए चांदी और 8 या उससे ज्यादा के लिए सोने का क्रॉस। ये तो एक तरह का इंसेंटिव सिस्टम था। बिल्कुल। ये महिलाओं के शरीर को एक स्टेट कंट्रोल्ड रिप्रोडक्टिव मशीन में बदल रहा था। हिटलर ने 1934 की एक रैली में कहा था, पुरुष युद्ध के मैदान में जो साहस दिखाता है, महिला शाश्वत आत्म बलिदान, शाश्वत दर्द और पीड़ा में देती है। हर बच्चा जो महिलाएं दुनिया में लाती हैं, वो एक लड़ाई है जो अपने लोगों के अस्तित्व के लिए लड़ी गई लड़ाई है। मतलब मातृत्व को भी युद्ध का दर्जा दे दिया गया था। और जो आर्यन महिलाएं इस कोड ऑफ कंडक्ट से भटक जाती थी, उनका क्या होता था? उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था और कठोर दंड दिया जाता था। जैसे? जो लोग यहूदियों, पोल्स या रूसियों के साथ संपर्क रखते थे, उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे, चेहरे काले कर दिए जाते थे और गले में तख्तियां लटकाकर शहर में घुमाया जाता था। तख्तियों पर क्या लिखा होता था? उन पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र का सम्मान मैला किया है। इस आपराधिक अपराध के लिए कई को जेल की सजा हुई और उन्होंने अपने पति और परिवार दोनों को खो दिया।
ये सब करने के लिए लोगों के दिमाग को नियंत्रित करना बहुत जरूरी था, और यहीं पर प्रोपेगेंडा का रोल आता है। हाँ, नाजी शासन ने भाषा और मीडिया का बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत भ्रामक और डरावने हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने आधिकारिक संचार में कभी भी मारना या हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो वो क्या कहते थे? सामूहिक हत्याओं को स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, यहूदियों के लिए यूथेनेशिया, विकलांगों के लिए सिलेक्शन और डिसइंफेक्शंस जैसे शब्द दिए गए। डिसइंफेक्शंस, इसका मतलब तो कीटाणु शोधन होता है। हाँ, इवैक्यूएशन का मतलब लोगों को गैस चैम्बर में भेजना था, और गैस चैम्बरों को डिसइंफेक्शन एरियाज कहा जाता था, जो नकली शावर हेड वाले बाथरूम की तरह दिखते थे। ये भाषा का कितना भयानक इस्तेमाल है। और मीडिया का इस्तेमाल शासन के लिए समर्थन जीतने और उनकी दुनिया को देखने के नजरिए को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया। नाजी विचारों को विजुअल इमेजेस, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और पर्चों के माध्यम से फैलाया गया। हमारे पास एक पोस्टर है जिसमें एक यहूदी व्यक्ति को पैसे की एक बड़ी बोरी पर बैठा दिखाया गया है। कैप्शन में लिखा है, यहूदियों का भगवान पैसा है, पैसा कमाने के लिए वो सबसे बड़े अपराध करता है। यहूदियों को दुश्मन के रूप में दिखाया गया, उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें दुष्ट बताया गया। द इटर्नल ज्यू नाम की एक कुख्यात फिल्म बनाई गई थी। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। इस फिल्म में ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को स्टीरियोटाइप किया गया, जिनकी दाढ़ी लंबी थी और जो कफ्तान पहने हुए थे, जबकि असल में जर्मन यहूदियों को उनकी बाहरी शक्ल से पहचानना मुश्किल था, क्योंकि वे समाज में बहुत घुल मिल गए थे। उन्हें वर्मिन, रैट्स और पेस्ट्स यानी कीड़े मकोड़े और चूहे कहा जाता था। हाँ, और ये डीह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया थी। जब आप किसी समूह को इंसान समझना बंद कर देते हैं तो उन पर हिंसा करना आसान हो जाता है। नाजियों ने आबादी के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। किसानों के लिए एक पर्चा है जिसमें कहा गया है, जर्मन किसान, तुम हिटलर के हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ नेशनल सोशलिज्म ही तुम्हें अमेरिकी पूंजीवाद और बोल्शेविज्म के खतरों से बचा सकता है, जो दोनों यहूदी सोच से पैदा हुए हैं। इसी तरह मजदूरों के लिए एक पोस्टर है जिसमें उन्हें हिटलर को वोट देने के लिए कहा गया है, जो एक फ्रंटलाइन सोल्जर था। उन्होंने हर किसी की असुरक्षा और गुस्से का फायदा उठाया और ये सुझाव दिया कि केवल नाजी ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे स्कूलों में बच्चों के दिमाग में जहर भरा गया, कैसे महिलाओं को सिर्फ आर्यन बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया गया, और कैसे भाषा और मीडिया का इस्तेमाल करके नफरत को एक सामान्य बात बना दिया गया। बिल्कुल। ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जहां आम लोग भी भयानक अपराधों में भागीदार बन जाते हैं या फिर चुपचाप देखते रहते हैं। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि एक समाज के तौर पर हम प्रोपेगेंडा, स्टीरियोटाइप्स और नफरत की राजनीति के प्रति कितने सजग हैं। इतिहास हमें यही सिखाता है कि इन चीजों को पनपने का मौका देना कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने नाजी जर्मनी के पावर स्ट्रक्चर, उनकी पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा की बात की, लेकिन अब हम उस हिस्से में उतरते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब जब पूरा देश एक तरह के पागलपन में जकड़ा हुआ था, तो एक आम जर्मन नागरिक जो रोज सुबह काम पर जाता था, शाम को घर आता था, वो क्या सोच रहा था? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि देखिए, इतिहास सिर्फ बड़े नेताओं या लड़ाइयों से नहीं बनता। ये उन करोड़ों लोगों के छोटे बड़े फैसलों से बनता है जो उस दौर में जी रहे होते हैं। और जब हम नाजी जर्मनी को देखते हैं तो जवाब बहुत पेचीदा है। ऐसा नहीं था कि हर जर्मन एक जैसा सोच रहा था। मोटे तौर पर देखें तो समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। और यही चीज इसे इतना फैसिनेटिंग बनाती है। पहला ग्रुप तो मतलब साफ है, वो लोग जो कट्टर समर्थक थे, जो नाजी विचारधारा में पूरी तरह से, जिसे कहते हैं, डूब चुके थे। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को नाजी चश्मे से देखना शुरू कर दिया था। उनकी भाषा बदल गई थी, उनकी सोच बदल गई थी। उनके लिए हिटलर एक मसीहा था जो जर्मनी को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिला रहा था। प्रोपेगेंडा ने उनके दिमाग में ये भर दिया था कि यहूदी ही उनकी सारी समस्याओं की जड़ हैं। और ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट नफरत नहीं थी, है ना, मतलब ये उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गई थी। वो अपने यहूदी पड़ोसियों के घरों पर निशान लगाते थे। अगर किसी पर जरा भी शक होता तो गिस्तापो यानी खुफिया पुलिस को खबर कर देते थे। बिल्कुल, वे सच में मानते थे कि नाजीवाद जर्मनी में समृद्धि लाएगा और सबकी भलाई करेगा। ये एक तरह का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस था, एक सामूहिक चेतना
जिसे प्रोपेगेंडा के जबरदस्त इस्तेमाल से गढ़ा गया था। उन्हें लगता था कि वे किसी महान काम का हिस्सा हैं, देश को शुद्ध कर रहे हैं। लेकिन सोर्स ये भी साफ करता है कि हर जर्मन नाजी नहीं था। एक दूसरा बहुत छोटा ग्रुप भी था जो इस पागलपन का विरोध कर रहा था। हाँ, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग कितनी हिम्मत वाले थे। ये वो लोग थे जो रेजिस्टेंस का हिस्सा थे। उस दौर में नाजी सरकार के खिलाफ मुंह खोलने का मतलब था अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डालना। पुलिस का दमन, जेल, टॉर्चर और मौत का खतरा हर पल बना रहता था। इसके बावजूद उन्होंने आवाज उठाई। पर इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में एक बहुत बड़ी आबादी थी, द लार्ज मेजॉरिटी, और यही वो ग्रुप है जिसके बारे में सोचना सबसे ज्यादा बेचैन करता है। ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो बस चुपचाप तमाशा देख रहे थे। पैसिव ऑनलुकर्स और एपैथेटिक विटनेसेस, मूक दर्शक। उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसियों को घरों से घसीट कर ले जाया जा रहा है। उन्होंने सुना कि क्या अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। क्या ये सिर्फ डर था या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, डर एक बहुत बड़ा फैक्टर था, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। अपनी अलग राय रखना, विरोध करना, इन सब में बहुत बड़ा जोखिम था। तो ज्यादातर लोगों ने दूसरी तरफ देखना या ये दिखावा करना कि कुछ हो ही नहीं रहा है ज्यादा आसान समझा। और इसी चुप्पी पर पास्टर नीमियो मोलर, जो खुद एक रेजिस्टेंस फाइटर थे और जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भी रखा गया था, उन्होंने कुछ लिखा था जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, वो एक छोटी सी कविता है जो उदासीनता के खतरे को बहुत गहराई से समझाती है। उन्होंने लिखा, पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं थी। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए और मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था। फिर वे ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन वाली नहीं थी। और फिर वे यहूदियों के लिए आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने बहुत कम किया। और फिर वो आखिरी लाइन आती है जो दिल पर चोट करती है, फिर जब वो मेरे लिए आए तो मेरे लिए खड़े होने वाला कोई नहीं बचा था। उफ, ये दिखाता है कि जब आप दूसरों पर हो रहे अन्याय पर चुप रहते हैं तो आप अनजाने में उस अन्याय करने वाले सिस्टम को और मजबूत बना रहे होते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि शिकार कोई और है, लेकिन एक दिन वो दायरा बढ़ता है और आप तक भी पहुंचता है। बिल्कुल। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये कितना सच लगता है। जब कोई ट्रोलिंग या ऑनलाइन अब्यूज़ का शिकार होता है तो हज़ारों लोग देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं, सब लुक अवे करना पसंद करते हैं। ये वही बाईस्टैंडर इफेक्ट है। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी सवाल उठता है, क्या ये चुप्पी हमेशा सिर्फ डर की वजह से थी? लॉरेंस रीस की एक बहुत मशहूर डॉक्यूमेंट्री है द नाजीज, अ वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। उसमें एक इंटरव्यू है जो इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। अर्ना क्रैंस का इंटरव्यू। वो 1930 के दशक में एक आम जर्मन किशोरी थी। उनका अनुभव सुनकर मतलब हैरानी होती है, वो उस दौर को बिल्कुल अलग तरह से याद करते हैं। बिल्कुल। अर्ना कहती हैं, और मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ, 1930 का दशक उम्मीद की किरण लेकर आया, सिर्फ बेरोजगारों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, क्योंकि हम सब खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। मेरे अपने अनुभव से मैं कह सकती हूँ कि वेतन बढ़े और ऐसा लगा कि जर्मनी को अपना उद्देश्य वापस मिल गया है। मैं सिर्फ अपने लिए कह सकती हूँ, मुझे लगा कि एक अच्छा समय था, मुझे ये पसंद आया। ये बहुत चौंकाने वाला है। एक तरफ जहाँ यहूदियों को समाज से बाहर किया जा रहा था, उनके अधिकार छीने जा रहे थे, वहीं अर्ना जैसे लोगों को लग रहा था कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी अपनी जिंदगी बेहतर हो रही हो तो दूसरों की बिगड़ती जिंदगी को नजरअंदाज करना बहुत आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। ये एक तरह की चुनिंदा सच्चाई है, अ सिलेक्टिव ट्रुथ, जिसे लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना लेते हैं। जमीनी हकीकत बहुत जटिल होती है। जब किसी को आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव का एहसास होता है तो वो अक्सर उन नैतिक गलतियों को नजरअंदाज कर देता है जो सिस्टम कर रहा होता है, खासकर अगर वो गलतियां सीधे तौर पर उसे प्रभावित नहीं कर रही हों। अर्ना का ये कहना कि मैं सिर्फ अपने लिए कह सकती हूँ बहुत कुछ कहता है ना। वो अपनी छोटी सी दुनिया की बात कर रही हैं, जहाँ शायद सब कुछ ठीक लग रहा था। शायद उन्होंने वो सब देखना ही नहीं चाहा जो उनकी इस अच्छी दुनिया की तस्वीर को खराब कर सकता था। और यही चीज किसी भी तानाशाही शासन को मजबूत करती है। वो आबादी के एक बड़े हिस्से को ये महसूस कराते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, ताकि जब वो किसी माइनॉरिटी ग्रुप पर अत्याचार करें तो ज्यादातर लोग या तो चुप रहें या फिर सरकार का साथ दें। ये सोचना ही कितना अजीब है कि एर्ना क्रैंस जैसे लोगों के लिए अच्छे दिन चल रहे थे,
इसी सिक्के का दूसरा और कहीं ज्यादा भयानक पहलू ये था कि उसी वक्त जर्मनी के यहूदियों के लिए क्या हो रहा था। उनकी कहानी तो बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल अलग और कल्पना से परे। नाजी जर्मनी में यहूदियों ने जो महसूस किया वो सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं थी, वो एक गहरा मनोवैज्ञानिक आतंक था। शार्लेट बेराट नाम की एक पत्रकार ने एक बहुत ही अनोखी किताब लिखी, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। ये नाम ही अपने आप में बहुत डरावना है, सपनों का तीसरा साम्राज्य। उन्होंने इस किताब में क्या किया? शार्लेट ने 1933 से 1939 के बीच चुपके से जर्मनी में रहने वाले आम यहूदियों से उनके सपनों के बारे में पूछा और उन्हें अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया। ये किताब बताती है कि नाजी प्रोपेगेंडा लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में, उनके सपनों तक में घुस गया था। मतलब वो सोते हुए भी आजाद नहीं थे? नहीं, वो बताती है कि कैसे यहूदी खुद नाजियों द्वारा बनाए गए स्टीरियोटाइप्स पर विश्वास करने लगे थे। वे सपने देखते थे कि उनकी नाक हुक जैसी है, उनके बाल और आंखें बहुत काली हैं, उनकी चाल ढाल यहूदियों जैसी है। नाजी अखबारों और पोस्टरों में यहूदियों की जो कैरिकेचर वाली तस्वीरें छपती थी, वो छवियां उन्हें सपनों में भी परेशान करती थी। ये तो मनोवैज्ञानिक आतंक की इंतहा है। मतलब शारीरिक हिंसा से पहले ही उन्होंने लोगों के मन और आत्मा को कुचल दिया था। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। सोर्स में एक लाइन है जो इस दर्द को बयां करती है, Jews died many deaths even before they reached the gas chamber। यानी गैस चेंबर पहुंचने से पहले ही यहूदी कई मौतें मर चुके थे। हर दिन का अपमान, हर पल का डर और अपने ही वजूद पर शक करना, ये एक जिंदा मौत की तरह था। तो दुनिया को इस भयावह सच का पता कैसे चला? क्या ये सब कुछ गुप्त रूप से हो रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी? नासी शासन के आखिरी सालों में, खासकर 1942 के बाद, जानकारी जर्मनी से बाहर लीक होने लगी थी। मित्र देशों को खुफिया रिपोर्टें मिल रही थीं, लेकिन समस्या ये थी कि इन खबरों पर यकीन करना मुश्किल था। ये इतनी भयानक थीं कि लोगों को लगता था कि ये बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं। मतलब सच इतना डरावना था कि वो झूठ लग रहा था। हाँ, पूरी दुनिया को इन अत्याचारों की भयावहता का असली अंदाजा युद्ध खत्म होने और जर्मनी की हार के बाद ही हुआ। जब सैनिक कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में घुसे और उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, तब दुनिया ने माना कि जो कहा जा रहा था वो सच था, बल्कि सच उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। और जब ये सब सामने आया, तब यहूदियों का क्या रुख था? जाहिर है वो दुनिया को अपनी कहानी बताना चाहते होंगे। बिल्कुल। जब जर्मन लोग एक हारी हुई कौम के तौर पर अपने दुखों में डूबे थे, तब यहूदी चाहते थे कि दुनिया उन अत्याचारों और पीड़ा को याद रखे जो उन्होंने नाजी किलिंग ऑपरेशंस के दौरान सहे थे, जिसे आज हम हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ बदला लेने की भावना नहीं थी, बल्कि इतिहास को दर्ज करने की, गवाही देने की एक जबरदस्त इच्छा थी। एक दिल दहला देने वाला किस्सा एक घेट्टो में रहने वाले व्यक्ति का है, जो कहता था कि वो युद्ध के बाद सिर्फ आधे घंटे और जीना चाहता है। हाँ, और उसका मतलब था कि वो दुनिया को बता सके कि नाजी जर्मनी में असल में क्या हुआ था। वो उस आधे घंटे में अपनी गवाही देना चाहता था। यह सच को जिंदा रखने की एक जबरदस्त इच्छा शक्ति थी। इसी वजह से उस भयानक दौर में भी कई लोगों ने डायरी लिखी, नोटबुक्स रखी और आर्काइव बनाए। सोर्स में एक बहुत ही साधारण सी तस्वीर है, एक पुराने जंग लगे दूध के कैन की। ये यहाँ क्यों है? देखने में तो ये बिल्कुल मामूली लग रही है, पर मुझे यकीन है इसके पीछे कोई असाधारण कहानी होगी। इससे जहां यहूदियों को जबरन रखा जाता था, एक तरह की खुली जेल। जब वॉर्सो घेट्टो के निवासियों को लगा कि नाजी उन सबको मार डालेंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने इतिहास को बचाने का फैसला किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हजारों दस्तावेज, डायरी, तस्वीरें और रिकॉर्ड इकट्ठा किए और उन्हें ऐसे ही 3 दूध के कैन और दूसरे मेटल बॉक्सेस में भरकर इमारतों के तहखानों में जमीन के नीचे दफना दिया। ये कैन उन्हीं में से एक है जो 1950 में खुदाई के दौरान मिला। ये भविष्य के लिए एक टाइम कैप्सूल था, इस उम्मीद में कि कोई इसे ढूंढेगा और दुनिया को सच बताएगा। ये तो अविश्वसनीय है। एक तरफ वो लोग थे जो इतिहास को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, और दूसरी तरफ नाजी थे जो इतिहास को मिटाना चाहते थे। जब उन्हें लगा कि वो युद्ध हार रहे हैं, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को पेट्रोल बांटा ताकि दफ्तरों में मौजूद सभी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, मतलब जो भी इंक्रिमिनेटिंग सबूत थे, उन्हें जलाकर नष्ट किया जा सके। वे जानते थे कि उन्होंने जो किया है वो एक भयानक अपराध है और वे उसके निशान मिटाना चाहते थे। लेकिन इतिहास को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। दूध के कैन जैसी चीजें हमें याद दिलाती हैं। बिल्कुल। आज हॉलोकॉस्ट की यादें स्मरणों, कथा साहित्य, डॉक्यूमेंट्री, कविताओं, स्मारकों और संग्रहालयों में जिंदा हैं। ये उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने इसका विरोध किया, उन लोगों के लिए एक शर्मनाक याद है जिन्होंने सहयोग किया,
और उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो चुपचाप देखते रहे। लेकिन इस पूरे अंधेरे में क्या उम्मीद की कोई किरण भी थी? क्या सब लोग चुप थे या सहयोग कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। इस अंधेरे में भी इंसानियत की कुछ मिसालें थीं। सोर्स में एक और तस्वीर है, एक छोटी सी नाव की। ये नाव डेनमार्क की कहानी कहती है। डेनमार्क ने क्या किया? डेनमार्क अकेला ऐसा देश था जिसने अपने यहाँ रहने वाले लगभग सभी यहूदियों को नाजियों से बचाया। जब उन्हें पता चला कि नाजी यहूदियों को डिपोर्ट करने वाले हैं, तो पूरे देश ने मिलकर गुप्त रूप से उन्हें ऐसी ही छोटी छोटी नावों में बैठाकर पास के देश स्वीडन पहुंचा दिया। ये दिखाता है कि जहां एक तरफ बहुत से लोग चुप थे, वहीं कुछ लोग और देश मानवता के लिए खड़े भी हुए। और एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र महात्मा गांधी का भी है। उन्होंने हिटलर को पत्र लिखे थे। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है, गांधी और हिटलर। जी, 1939 और 1940 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, गांधी जी ने हिटलर को प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। ये उनका तरीका था। वो अपने विरोधी को भी सम्मान से संबोधित करते थे। उन्होंने हिटलर से मानवता के नाम पर युद्ध रोकने की अपील की। उन्होंने क्या लिखा था? ये साफ है कि आज आप दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं जो एक ऐसे युद्ध को रोक सकते हैं जो मानवता को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। उन्होंने हिटलर से अपील की कि वो किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का टकराव, गांधी की अहिंसा और हिटलर की क्रूर हिंसा। ये पत्र अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि दुनिया के दूसरे कोने में एक नेता कैसे इस संकट को देख रहा था और शांति की अपील कर रहा था, भले ही उसकी अपील का हिटलर पर कोई असर नहीं हुआ। ये हमें एक मॉरल कंपस देता है कि उस वक्त सही और गलत क्या था। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो किसी भी बड़े संकट में आम लोगों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। कुछ कट्टर समर्थक होते हैं, कुछ साहसी विरोधी, और एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जो डर, लालच या अपनी सुविधा के कारण चुप रह जाते हैं। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि ये चुप्पी भी एक तरह का चुनाव है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम उस दौर में होते तो हम उन तीनों में से कौन होते। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।